नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आकाश पुरोहित एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एडुहब में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी रोजाना की तरह इस क्लास की लिंक को लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जैसा आप सभी ने देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सवाल श्रृंखला यानी कि टेस्ट सीरीज। ये यहाँ का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये जो हमने पिछली 3 क्लासों में ज्योग्राफी का पढ़ा हुआ था साथियों, उसी के ऊपर ये सवाल श्रृंखला है। उसी के ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं, कुछ प्रश्न को मैंने यहाँ पर लाया हुआ है, उसी को हम थोड़ा सा समझेंगे आज साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे बारे में जानकारी दी हुई है, आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये जानकारी पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं साथियों। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने साथियों। यहाँ पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपको याद रखना है। ये नन्ही चींटी से आपको सीखना है कि जो 100 बार चढ़ती है दीवारों पर लेकिन फिर भी फिसलती है, एक बार वो हमें एक बार जरूर चढ़ के दिखाती है उस दीवार पर। इसी तरीके से आपको भी कोशिश करते रहनी चाहिए साथियों। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो एडुहब है साथियों, यहाँ पर एक कोर्स लॉन्च हो चुका है मंडे से। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आपको दी जा रही हैं, पर डे कोई ना कोई क्लास आपके लिए डाली जाती है साथियों। और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एनटीपीसी का एनालिसिस किया जाएगा साथियों, और भी काफी सारी चीजें की जाएंगी साथियों। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए साथियों। चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए साथियों, प्राचीन भारत ये भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? चलिए साथियों इसका आंसर दीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को देता हूं 3 सेकेंड। चलिए आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अगर आंसर दे दिया हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि जम्बू द्वीप कहा जाता था भारत को। जैसा कि मैं साथियों बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल भौगोलिक स्थिति में 7 द्वीप हुआ करते थे, उसमें से भारत को कहा जाता था जम्बू द्वीप। ये हो जाता यहाँ का सही उत्तर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? साथियों इसको बनाइए आप लोग, मुख्य भूमि का पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए आप लोगों का आंसर आ गया होगा यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट, जो कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही कि 8 डिग्री 4 मिनट पर मुख्य भूमि का बिंदु स्थित है साथियों। यहाँ पर जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये समुद्री सीमा में स्थित है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट साथियों। ये 6 डिग्री 4 मिनट पर, मतलब 6 डिग्री 5 मिनट पर स्थित है, लेकिन 4 मिनट उसको शॉर्टकट में यही लिख दिया जाता है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? साथियों इसको आप लोग बनाइए। अगर मैं बात करता हूं भारत के समुद्र के किनारे स्थित राज्य, तो वो है साथियों 9 राज्य। आपको गिना दो पूरे में यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु। ये हो गए साथियों यहाँ पर पूर्व के बाद में। अब चलते हैं पश्चिम पर, तो यहाँ पर गुजरात के बाद यहाँ पर मुंबई के बाद साथियों कर्नाटक के बाद यहाँ पर माफ कीजिए, यहाँ पर गोवा के बाद में कर्नाटक के बाद में केरल, और फिर नीचे तमिलनाडु यहाँ पर हो गया था। तो यहाँ पर टोटल 5 ये हो गए साथियों, और ये 4 ये हो गए, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 9 राज्य। द्वीप सहित भारत की सीमा कितने किलोमीटर की है? चलिए साथियों इसका आंसर बनाइए। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर आ गया होगा साथियों। यहाँ पर जो द्वीप सहित भारत की सीमा है वो ये है 22,716.6। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मैंने यहाँ पर द्वीप सहित भारत की सीमा पूछी है, मैंने भारत की सीमा पूछी है, माफी चाहता हूं, यहाँ पर भारत की सीमा पूछी है, ना कि मैंने भारत की केवल तटीय सीमा पूछी है। अगर केवल तटीय सीमा की बात करता है तो है 7516.6, और यहाँ पर भौगोलिक जो यहाँ पर ऊपर की स्थलीय सीमा है वो है 52,200। तो जब इन दोनों को प्लस कर देंगे आपस में तो क्या हो जाता है
22,716.6 साथियों। ये आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है मैंने। इसी तरीके से आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा सा मिलेंगे। क्वेश्चन ज्यादा सरल ही दिए हैं मैंने, ज्यादा कोई टफ नहीं है। यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। और साथियों, आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो यहाँ पर लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अधिक से अधिक दोस्तों में, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में मैंने यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी डाला है। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम बेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बनाइए इसको। आप लोगों का आंसर आ गया होगा। इसका आंसर है गुजरात। इसका आंसर गुजरात है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल मालूम ही है साथियों कि भारत की तटीय सीमा है सबसे अधिक, वो किसकी है? गुजरात की है। अब थोड़ा सा यहाँ पर और राज्यों की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो ये सबसे दक्षिण में स्थित है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में 3 राजधानियों के बिल को पारित करने वाला राज्य बन चुका है। अब इसकी 3 राजधानियां क्या है साथियों? एक तो इसकी राजधानी अब विशाखापट्टनम है, और एक इसकी राजधानी हैदराबाद नहीं, और अमरावती प्रस्तावित है साथियों। और एक और राजधानी है, वो मैं आपसे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप जरूर लिखें। विशाखापट्टनम, अमरावती और एक और साथियों, आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है? ये आपको बताना है यहाँ पर। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ लगती है? चलिए बताइए। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में लगती है, तो वो है साथियों पश्चिम बंगाल। यहां पर याद रखने वाली बात यह है, अगर आपसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछता है तो वो है त्रिपुरा, मतलब एरिया के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। परंतु अगर आपसे डायरेक्टली सीमा का पूछता है, मतलब क्षेत्रफल नहीं पूछता, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मतलब परसेंटेज के हिसाब से नहीं पूछता है, तो वो है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक। माफी चाहता हूं यहाँ पर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? चलिए साथियों इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ये आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर। बहुत ही साधारण क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, वो है कैप कैमोरीन, ये कि बहुत ही ज्यादा साधारण क्वेश्चन आंसर है साथियों इसका। कैप कैमोरीन ये भारत की मुख्य भूमि यानी स्थलीय तटीय सीमा, मतलब जो भारत की मुख्य भूमि है उसका वो बिंदु है, आखिरी बिंदु वो है कैप कैमोरीन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट साथियों यहाँ पर ये निकोबार द्वीप समूह में है। ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसकी 6 डिग्री 4 मिनट पर माना गया है। इसको 8 डिग्री 4 मिनट पर माना गया है। इंदिरा कॉल की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं डाले हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए दोस्तों। आप लोग आंसर जरूर करिए, अगर आंसर नहीं कर रहे हैं तो आंसर जरूर कीजिए आप लोग। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? अगर हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, वो है साथियों किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं अगर हम लोग गौर माता की, तो गौर माता ये साथियों भारत का पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, माफी चाहता हूं यहाँ पर। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो है गौर माता। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए साथियों। डोकलाम पठार किसके बीच विवादित है साथियों? इसको बनाइए क्वेश्चन को। डोकलाम पठार, यहाँ पर थोड़ा सा डोकलाम होना चाहिए था, डोकलाम हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बनाइए। डोकलाम पठार किसके बीच विवादित है साथियों? ध्यान से बताइए इसका आंसर। आशा करता हूं आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर ये भूटान और चाइना के बीच विवादित है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैंने ये आपको बताया था, भूटान और चाइना के बीच विवादित है। भूटान और चाइना के बीच विवादित है कौन सा? डोकलाम प्लेटू साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोग बनाइए इसको। भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इसको जरूर बनाइए। अगर आप लोगों के आंसर यहाँ पर आ गए होंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर भारत की किस राज्य की सीमा चाइना के साथ में नहीं लगती, तो वो है साथियों असम।
असम की सीमा चाइना के साथ में नहीं लगती है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहा जाता था साथियों? इस क्वेश्चन को बनाइए। आशा करता हूं आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट को पहले पेगमेलियन पॉइंट कहा जाता था साथियों। इसको पेगमेलियन पॉइंट भी पहले कहा जाता था साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, अंडमान निकोबार में लगभग कितने आइलैंड हैं साथियों? इसको आंसर बताइए आप लोग। ये मैंने आपको बताया था, लगभग शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर, तो बताइए साथियों। अंडमान निकोबार में अगर मैं बात करता हूं साथियों तो लगभग 572 द्वीप स्थित हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं आगे साथियों। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी हाल ही में संबंधित रहा था, तो इसलिए आप लोग बताइए जरा, इस प्रश्न का आंसर बताइए। आशा करता हूं आप लोगों के आंसर आ रहे हैं साथियों। तो आप लोगों ने अगर यहाँ पर ए आंसर दिया है इसका, तो वो बिल्कुल भी गलत है। ये जो ए आंसर दिया है आपने, ये गलत हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन का मेन मोटिव था आप लोगों को फंसाने का, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या पूछा है साथियों? हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है? साथियों, हाल ही में पहले से केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे क्या? ये पहले से भी केंद्र शासित प्रदेश थे ना, इनको सिर्फ संयुक्त किया गया। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि हाल ही में कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, तो आप लोगों का दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप होता। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन की प्रकृति मैंने आपसे ये पूछी है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो यहाँ तो ये तीनों की तीनों पहले से ही थे, चारों, माफी चाहता हूं, यहाँ पर दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये चारों के चारों तो पहले से ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोग बनाइए जरूर। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप लोग इसी क्वेश्चन से समझ गए होंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन डाला है मैंने यहाँ पर, रोहिंग्या समुदाय किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए साथियों। चलिए आप लोगों के आंसर आ रहे होंगे साथियों। मैं यही उम्मीद से आप लोगों के आंसर को सोच रहा हूं कि आप लोगों के आंसर जरूर आ रहे होंगे साथियों। यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि रोहिंग्या समुदाय, अब इसका आंसर देखते हैं, रोहिंग्या समुदाय का संबंध किस देश से है? तो वो है साथियों म्यांमार से। अब यहाँ पर ये समझते हैं रोहिंग्या समुदाय क्या है। ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि रोहिंग्या समुदाय साथियों एक मुस्लिम जनजाति है। अब इसमें क्या है, माफी चाहता हूं, जनजाति नहीं, मुस्लिम समुदाय है। और मुस्लिम समुदाय के ये लोग कहां पर होते थे? म्यांमार में होते थे साथियों। और म्यांमार के यहाँ पर जो आंग सान सू की यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस रोहिंग्या समुदाय को वहां से म्यांमार से बाहर कर दिया। अब ये शरणार्थी बने हुए हैं कहां पर? बांग्लादेश में। अगर हम बात करें तो अभी ये शरणार्थी बांग्लादेश में बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं किस देश से संबंधित हैं, तो यहाँ ये म्यांमार से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर ये निवासित करते थे कहां पर? म्यांमार में। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना भारत के किस क्षेत्र में पहली बार हुई थी? साथियों, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में अभी जनगणना होनी है, जिसके लिए यहाँ पर 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां आप लोग बनाइए। आशा करता हूं आप लोगों का आंसर सही आया होगा। यहां पर मैं अगर बात करता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 2011 में पहली बार जनगणना की गई थी। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा सबसे पीछे रहा था 2011 की जनगणना में, यहां पर लिंगानुपात में। अगर मैं झरिया की बात करूं तो झरिया अभी 2020 में दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी, उसमें झरिया सबसे गंदा गांव बताया है, जो कि झारखंड का है, सबसे गंदा गांव बताया है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी। मैंने यहाँ पर करंट को सबसे ज्यादा फोकस करते हुए क्वेश्चंस में ऑप्शंस डाले हैं, और सभी के ऑप्शंस को मैं यहाँ पर डिटेल में जो भी करंट से रिलेटेड है उनको बता रहा हूँ साथियों। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।
ये बात होगी साथियों झरिया के बारे में। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं साथियों, तो 2020 की एक रिपोर्ट आई है अरुणाचल प्रदेश के बारे में साथियों, ये कि लिंगानुपात में सबसे अव्वल स्थान पर आया है अरुणाचल प्रदेश। ये अभी जनगणना के आधार पर नहीं, ये खाली नॉर्मल रिपोर्ट है साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल की, तो उसके अनुसार ये अरुणाचल प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है, प्रथम स्थान आया है लिंगानुपात में। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? ये बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर दें साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के, यहां पर इसका आंसर ही नहीं है, माफी चाहता हूं यहां पर साथियों, इसका आंसर ही नहीं है यहां पर। चलिए ई ऑप्शन लिख लीजिए, यहां पर ई ऑप्शन लिख लीजिए अफगानिस्तान। माफी चाहता हूं साथियों इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी साथियों इसका आंसर जो है वो है अफगानिस्तान। अगर मैं यहां पर निम्न में से पूछ देता कि निम्न में से सबसे छोटी सीमा किस देश की है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाता, जो कि निम्न यहां से गायब हो चुका है, तो ये समझ सकते हैं थोड़ा सा आप लोग। बाकी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे मैंने निम्न ही डाला था और निम्न की तरीके से मैं आपसे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये करंट का ही समझिए टॉपिक। चलिए साथियों इसका आंसर दीजिए। बेरुबारी क्षेत्र बांग्लादेश को प्रदान किया गया है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? चलिए साथियों इसको बताइए आप लोग कि बेरुबारी जो संघ क्षेत्र है उसको हम लोगों ने बांग्लादेश को दिया है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया था? चलिए साथियों इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों के आंसर जरूर आ रहे होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2015 बेरुबारी संघ क्षेत्र से संबंधित है, यहां पर बांग्लादेश को दिया गया था। अगर हम वहीं पर बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन की, तो यहां पर ये 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी के लिए साथियों। 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। अगर मैं 104वें संविधान संशोधन की है तो ये अभी हुआ था 26 जनवरी 2020 को। इसमें क्या हुआ है कि ST/SC के जो आरक्षण को है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही में साथियों यहाँ पर दमन एवं द्वीप और दादर नगर हवेली को संयुक्त रूप से एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। ये साथियों यहाँ से इंपोर्टेंट जानकारी निकल कर आती है। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 18 साथियों। लक्षद्वीप में कितने द्वीप मानव निवास है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप में मानव निवास है? चलिए साथियों इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों में मानव निवास है? चलिए इसको बनाइए थोड़ा सा। आशा करता हूं आप लोगों के आंसर आ चुके होंगे साथियों। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 11 द्वीप पर अभी हाल ही में ये पता चला है कि 11 द्वीप पर मानव निवास है लक्षद्वीप में। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए आप लोग। भारत और म्यांमार की किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं? भारत और म्यांमार किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं? साथियों इसको बनाइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है कुक जल संधि। कुक जल संधि द्वारा भारत और म्यांमार अलग होते हैं। यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर आपसे जल संधि का पूछ लिया जाए तो ये हो जाती है कुक जल संधि के द्वारा भारत और म्यांमार अलग होते हैं साथियों। बाकी भारत और म्यांमार की स्थलीय सीमा भी जुड़ी हुई है साथियों। यहां पर अंडमान निकोबार भी आपसे पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल या कौन सी जल संधि है, तो वो है कुक चैनल या कुक जल संधि। अगर मैं पाक जल संधि की बात करता हूं साथियों, तो ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तथा मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर जो भी क्वेश्चन को इसका आंसर सही आता है, सटीक आता है साथियों, तो अच्छा है, उनकी तैयारी यहीं से पता चल जाती है कि कैसी चल रही है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 2014 में व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया था। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है जो मध्य अंडमान में स्थित है। चलिए साथियों आप लोग बताइए इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है?
केवल ए, केवल एक वाला, या बी वाला, यानी केवल बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों के आंसर जरूर आ रहे होंगे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी? अगर मैं यहाँ पर व्हीलर द्वीप की बात करूं तो इसका नाम 2015 में बदला गया था, ना कि 2014 में। ये यहाँ पर जानकारी गलत हो जाती है, 2015 में। और अगर पोर्ट ब्लेयर की मैं बात कर दूं तो पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल अंडमान निकोबार की राजधानी तो है, लेकिन जो मध्य अंडमान पर स्थित नहीं है साथियों। मध्य अंडमान पर नहीं, दक्षिण अंडमान पर स्थित है। इसलिए यहां से दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यूपीएससी इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही चीजों को रिलेट कर करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए साथियों, और हमारे साथ तैयारी कर लीजिए। हमारे सर जो हैं शुभेंद्र सर, यूपीएससी की तैयारी अप्रेंटिस रहे हैं और वो यूपीएससी की भी तैयारी कराते हैं, अकेडमी पे पढ़ाते हैं साथियों, शुभेंद्र सर। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अपने कम से कम एक दोस्त में तो शेयर कर ही दीजिए। पर व्यक्ति जो आता है यहाँ पर देखने के लिए, कम से कम उसको एक व्यक्ति में तो शेयर करना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है साथियों इस पूरी वीडियो को बनाने में। यहाँ पर क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद में वीडियो बनाओ। तो उम्मीद तो यही करेंगे आप लोगों से कि आप लोग जरूर हम लोगों का सहायता करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए साथियों इसको थोड़ा सा देखिए। रॉस द्वीप, स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र। चलिए साथियों इसमें से बताइए कौन सा द्वीप, किसका नाम क्या रखा गया है। अब इसमें से केवल एक सही है, या केवल बी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए इसका नाम आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों के आंसर आ चुके होंगे। तो साथियों यहाँ पर जो रॉस आइलैंड है उसका नाम कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन यहाँ पर दिया गया है स्वराज द्वीप, इसलिए इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नील द्वीप की, तो नील द्वीप का शहीद द्वीप, तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर मैं हैवलॉक द्वीप की बात करूं तो इसका नाम रख दिया गया था स्वराज द्वीप, इसलिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा साथियों। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी ही काली करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारी ये प्रश्न श्रृंखला 21 प्रश्न की। अगर आप लोगों को सवाल श्रृंखला अच्छी लगी है यहाँ पर तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे कुछ भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है किसी भी सवाल में तो हमें ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिए। हम यहाँ पर ऑफलाइन सभी के कमेंट पढ़ते हैं साथियों। और मैंने अगर यहाँ पर करंट की चीजों को भी रिलेट किया है तो उन चीजों को आप अपने नोटबुक में लिख लें साथियों, और आप लोग इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिए। थैंक यू सो मच।